ये बेहद खास यानी बेहद खास मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। सर, आपने व्यस्तता के बीच में समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार संजय जी, और एनडीटीवी के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, अब हम 6 चैनल और 7 डिजिटल प्लेटफॉर्म के एक बड़े नेटवर्क हो गए हैं। अभी अभी हमने एनडीटीवी मराठी भी लॉन्च किया और एक बिजनेस चैनल भी है, बाकी तो सब पता ही है आपको। तो एक नए नेटवर्क के रूप में हम अब इमर्ज हो रहे हैं और हमको लगता है कि आपने जितनी बातें कही हैं उसका एक निचोड़ निकालने का आज हम इस चर्चा में प्रयास करें। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपने 2 वाक्यों का प्रयोग किया एक अयोध्या में कि अब 1000 साल की बुनियाद रखी जा रही है और 100 साल का एजेंडा बन रहा है जो मोदी युग के तीसरे अध्याय में जिसकी झलक मिलेगी, और 2047 की बात तो आप करते ही हैं। गवर्नेंस में इस बार आपका सबसे बड़ा फोकस क्या होने जा रहा है? आपने देखा होगा कि मैं टुकड़ों में नहीं सोचता हूं और मैं बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। दूसरा, सिर्फ मीडिया अटेंशन के लिए काम करना ये मेरी आदत में नहीं है। और मुझे लगा कि किसी भी देश के जीवन में कुछ टर्निंग पॉइंट आते हैं, अगर उसको हम पकड़ लें तो बहुत बड़ा फायदा होता है। व्यक्ति के जीवन में भी जैसे जन्मदिन आया मनाते हैं क्यों, तो एक उत्साह भर जाता है, नई चीज बन जाती है। वैसे ही जब आजादी के 75 साल हम मना रहे थे तब मेरे मन में वो 75th ईयर तक सीमित नहीं था। मेरे मन में 100 साल थे, आजादी के 100 साल। और अगर देश के सामने, और मैंने जिस ही इंस्टीट्यूट में गया सबको कहा भी बाकी सब ठीक, आप अपना देश जब 100 साल का होगा तब आप क्या करेंगे, आपकी संस्था को कहाँ ले जाएंगे। अब जैसे अभी 90 साल का एक कार्यक्रम था, आरबीआई में गया, मैंने कहा ठीक है, आरबीआई 100 साल का होगा तब क्या करेंगे, और देश जब 100 साल का होगा तब आप क्या करेंगे। देश मतलब आजादी का 100 साल। तो इस प्रकार से एक तो मेरा रहता है, और हमने आगामी 25 साल को ध्यान में रखते हुए, 2047 को ध्यान में रखते हुए काफी मंथन किया। लाखों लोगों से हमने इनपुट लिए। शायद मैं तो 15-20 लाख तो यूथ की तरफ से मेरे पास सुझाव आए हैं, और एक जिसको कहे मंथन, महामंथन हुआ है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है। और उसमें से, और कुछ तो अफसर रिटायर भी हो गए जो इस एक्सरसाइज, इतने लंबे समय से मैं इस काम को कर रहा हूँ। मंत्रियों, सचिवों, एक्सपर्ट सबके सुझाव ने लिए हैं, और हमारे उसको भी मैंने बांटा है 25 साल, फिर 5 साल, 1 साल, 100 दिन, इन स्टेज वाइज उसका मैंने एक पूरा खाका तैयार किया है। चीजें जुड़ेगी इसमें, हो सकता है एक आध चीज छोड़नी भी पड़े, लेकिन मोटा मोटा हमारे पास पता है हमको कैसे। और हमने उसमें 25 दिन और अभी जोड़े हैं कि मैंने देखा कि यूथ बहुत उत्साहित है, और जो उमंग होता है उसको अगर चैनलाइज कर देते हैं तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। और इसलिए मैं 25 दिन, 100 दिन प्लस 25, 125 दिन का एक काम करना चाहता हूँ। अब जैसे हमने माय भारत लॉन्च किया है, मैं आने वाले दिनों में माय भारत को किस प्रकार से देश के युवा को जोड़ूं, और मैं युवा शक्ति को बड़े सपने देखने की आदत डालूं। युवाओं को बड़े सपने साकार करने के लिए उनके हैबिट में चेंज कैसे लाऊं, उस पर मैं फोकस करना चाहता हूं। और मैं मानता हूं कि इन सारे प्रयासों का परिणाम होगा। और विरासत और विकास जब दोनों को जोड़ करके मैं चलता हूं, तब मैंने लाल किले से भी कहा था, और आज मैं दोबारा कह रहा हूं कि अब देश, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जैसे 1000 साल तक हमको बड़ी विचित्र परिस्थिति जीने के लिए मजबूर कर दिया। अब वो घटनाएं घट रही हैं जो हमें 1000 साल के लिए उज्जवल भविष्य की तरफ ले जा रही है। तो मेरे मन में साफ है कि ये समय हमारा है, ये भारत का समय है, और अब हमने मौका छोड़ना नहीं चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसके लिए जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसमें एक जो बड़ी चीज़ उभर के आई वो था इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम। सड़क, पुल, हाईवे 60% से ज़्यादा बन गए, एयरपोर्ट डबल हो गए, लोग बहुत ट्रैवल कर रहे हैं।
दरअसल इतनी तेजी से सब बना, उसके बाद भी अब छोटे पड़ रहे हैं ये। तो आप इसको अभी इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखते हैं या इसमें भी कोई नया फोकस आपके मन में है? एक तो आजादी के बाद लोग तुलना करते हैं कि हमारे साथ जो आजाद हुए देश वो इतने आगे निकल गए, हम क्यों नहीं निकले। दूसरा, हमने एक पॉवर्टी को वर्च्यू बना लिया। ठीक है यार, चलता है, क्या है। एक बड़ा सोचना, दूर का सोचना, ये शायद हम लोग गुलामी के दबाव में कहो या पता नहीं भारत के लोगों का मन ही नहीं है, इसी मिजाज में हम चलते रहे। और मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का दुरुपयोग हमारे देश में बहुत हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले मतलब ये होता था जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी ज्यादा मलाई। तो ये मलाई फैक्टर से इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ गया था, उसके कारण देश तबाह हो गया। और मैंने देखा कि सालों तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर या तो कागज पे है या तो वहाँ एक पत्थर लगा हुआ है, शिलान्यास हुआ है। जब मैं यहाँ आया तो मैंने प्रगति नाम का एक मेरा रेगुलर प्रोग्राम था, मैं रिव्यू करने लगा और रिव्यू कर करके मैंने उसको गति देने गया। कुछ हमारा माइंडसेट है, हमारी ब्यूरोक्रेसी। सरदार साहब ने कुछ कोशिश की थी, अगर वो लंबे समय रहते तो हमारी सरकारी व्यवस्थाओं की जो मूलभूत खाका होता है उसमें बदलाव आता, वो नहीं आया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को होगा ना, गवर्नमेंट अफसरों का ट्रेनिंग क्या होगा, सरकारी अफसर को पता होना चाहिए कि आखिर उसके लाइफ का पर्पस क्या है। उसका ये तो नहीं कि मेरा प्रमोशन कब होगा और मेरी अच्छा डिपार्टमेंट मुझे कब मिलेगा, यह सीमित नहीं हो सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए फिर टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट में हम कैसे लाए, इस पर हमारा काम है। तो एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के इन 3 स्टेप में भी एक और बात है मेरे मन में। एक तो स्कोप बहुत बड़ा होना चाहिए, टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्केल बहुत बड़ा होना चाहिए और स्पीड भी उसके अनुकूल हो रहे। यानी स्कोप, स्केल एंड स्पीड, उसके साथ स्किल होनी चाहिए। ये चारों चीजें अगर हम मिला लेते हैं, मैं समझता हूं कि हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। और मेरी कोशिश यही होती है, स्किल भी हो, स्केल भी हो, स्पीड भी हो, और कोई स्कोप जाने नहीं देना चाहिए। ये मेरा कोशिश रहता है। और हमने देखी कैबिनेट के निर्णय, पहले जी कैबिनेट की नोट एक बनते बनते 3 महीने लग जाते। मैंने कहा ऐसा नहीं भी, मुझे बताइए कहाँ रुकता है। धीरे 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 करके मैं करीब 30 दिन ले आया हूँ। हो सकता है मैं आने वाले दिनों में और कम कर दूंगा। यानी मुझे स्पीड का मतलब ये नहीं है कि कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़े, निर्णय प्रक्रियाओं में भी गति आनी चाहिए। इसलिए हर चीज की तरफ मैं ध्यान केंद्रित करता हूँ। एक आपका ध्यान होगा, बहुत कम लोगों का है, और मैं मानता हूँ कभी आप पूरा एक प्रोग्राम कर सकते हैं टीवी चैनल, गति शक्ति। जैसे दुनिया में हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा होती है, लेकिन गति शक्ति की उतनी चर्चा नहीं है। टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत उपयोग, स्पेस टेक्नोलॉजी का अद्भुत उपयोग, और पूरे भारत में कहीं पर भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट करना है, लॉजिस्टिक्स खर्च को कम करना है, लॉजिस्टिक सपोर्ट बढ़ाना है, गति शक्ति एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो रहा है। मैंने देखा, मैंने जब पहली बार इसको लॉन्च किया तो राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से इतने खुश हो गए कि भाई अब आप हमारी गति शक्ति प्लेटफॉर्म पे जो डेटा है 1600 लेयर्स हैं, आप कोई भी चीज डालो तो 1600 लेयर में से वेरीफाई होकर के आता है कि यहाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक बड़ी यूनिक चीज है जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में हमें बहुत बड़ी सुविधा रहती है, इसलिए मुझे लगता है कि हम बहुत गति से आगे बढ़े। अब यूपीआई, फिनटेक की दुनिया में, आज दुनिया में ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और मैं जब प्रगति में तो करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए करीब मैं समझता हूँ 10+ या 11 या 12 लाख करोड़ रुपया, जो पहले कभी 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ रुपया रहता था, इतना बड़ा जंप। अब रेलवे में भी आधुनिक रेलवे बनाने की दिशा में काम। इतना ही नहीं जी, हमने अनमैन क्रॉसिंग, उस समस्या को पूरी तरह जीरो कर दिया। बिल्कुल,
यानी एक प्रकार से रेलवे स्टेशन की सफाई देखिए, हर चीज में एक बारीकी से ध्यान दिया गया। हमने इलेक्ट्रिफिकेशन के पर बल दिया, करीब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पर हम चले गए हैं। हम रेलवे ट्रैक का उपयोग, आपको खुशी होगी, पहले हमारे यहाँ गुड्स ट्रेन थे या पैसेंजर ट्रेन थी, मैंने उसमें एक यात्री ट्रेन की परंपरा, जैसे रामायण सर्किट की ट्रेन चलती है जी। एक बार पैसेंजर अंदर गया, पूरा 18-20 दिन की पूरी यात्रा करके सारी सुविधाओं लेकर के वो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। वैसा जैन तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा चल रही है, द्वादश ज्योतिर्लिंग की चल रही है, बुद्ध सर्किट की चल रही है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को बना करके छोड़ देने से बात बनती रही है। हमने उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का भी प्लान साथ साथ करना चाहिए और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपने जो एक जिक्र किया अभी, उससे मुझे ये समझ में आया, जो हेडलाइन है वो ये कि ब्यूरोक्रेसी में आपने बहुत परिवर्तन ऑलरेडी किए हैं। आपने सरदार पटेल का भी हवाला दिया, तो मुझे लगता है इस सारे कामों को अंजाम देने में गवर्नेंस स्ट्रक्चर में ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस बड़े पैमाने पर आप करने जा रहे हैं। पहली बात यह है कि एक तो ट्रेनिंग सबसे बड़ी चीज है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत बड़ी चीज है और मैंने इस पर बड़ा बल दिया। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह हमने बदल दिया है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हमारे हर लेवल पे, उस दिशा में हम बल दे रहे हैं। अब रिक्रूटमेंट में भी मैंने लोअर लेवल के जो इंटरव्यू थे सब समाप्त कर दिए। वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, गरीब आदमी को लूटा जाता था। अब वो मेरिट के आधार पर कंप्यूटर तय करता है, उसको नौकरी दे दो भाई। समय भी बच जाता है। हो सकता है उसमें 2-3% ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो शायद ना होते तो अच्छा होता, लेकिन बेईमानी से 15% लोग आ जाते हैं, तो अच्छा ही है कि भाई चलो हम इसको। दूसरी बात है कि आजकल मेरे कैबिनेट में एक बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा चली है। मेरे पार्लियामेंट का भी कोई बिल आता है ना, या कोई भी, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की एक नोट आती है साथ में। दुनिया में उस फील्ड में कौन सा देश सबसे अच्छा कर रहा है, उसके कानून नियम क्या है, हमें वो अचीव करना है तो हमें कैसे करना चाहिए। यानी अब मेरे हर कैबिनेट नोट ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करके लाना होता है और उसके कारण मेरी ब्यूरोक्रेसी की आदत हो गई कि भाई बातें करने से बनता नहीं, हम दुनिया में बढ़िया, दुनिया में बढ़िया क्या है बताओ, हम उससे कितने दूर हैं, वहां जाने का हमारा रास्ता क्या है। अब जैसे हमारे यहाँ करीब 1300 आइलैंड्स हैं। आप हैरान हो जाएंगे, मैं जब आकर के पूछा तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, कोई सर्वे ही नहीं था। मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत के पास जितने आइलैंड्स हैं उसका सर्वे किया है। कुछ आइलैंड तो करीब करीब सिंगापुर की साइज के हैं। इसका मतलब भारत के लिए नए सिंगापुर बनाना मुश्किल काम नहीं है अगर हम लग जाए तो। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी ब्यूरोक्रेसी में चेंज, डिसीजन मेकिंग में चेंज, बड़ी योजनाओं को अंजाम देना, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग जिक्र किया सिंगापुर का एक उदाहरण दे करके, तो फिर ये अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि इस बार जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी बहुत जल्दी जो शायद हमारी सामूहिक सोच अभी सोच भी नहीं पा रही है। बहुत कुछ होगा जी। अब जैसे डिजिटल एम्बेसी की कल्पना, हम काफी मात्रा में उसको प्रमोट कर रहे हैं। आपने जो डिजिटल क्रांति भारत में देख रहे हैं, शायद मैं समझता हूँ गरीब को एम्पावरमेंट का एक सबसे बड़ा साधन ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है। असमानता कम करने में डिजिटल रिवॉल्यूशन बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं समझता हूँ कि एआई, आज दुनिया ये मानना शुरू की है कि एआई में भारत पूरी दुनिया को लीड करेगा। बिल्कुल। और हमारे पास उस प्रकार के टैलेंट, हमारे यूथ है, वो बहुत कुछ कर सकता है। दूसरा, भारत के पास विविधताएं बहुत है, हमारे डेटा की ताकत बहुत है जी। दूसरा, आपने देखा होगा कि मैं अभी कंटेंट क्रिएटर्स को मिला था, गेमिंग वालों को मिला था। उन्होंने एक बात मुझे बड़े आश्चर्यजनक कही। मैंने कहा भाई ये क्या कारण है इतना ये फैल रहा है? बोले साहब डेटा बहुत सस्ता है। बोले दुनिया में डेटा इतना महंगा है,
बोले मैं दुनिया की गेमिंग कंपटीशन में जाता हूँ तो इतना महंगा पड़ता है, भारत में जब बाहर के लोग आते हैं उनको आश्चर्य, अरे इतने में मैं, उसके कारण भारत में एक नया क्षेत्र खुल रहा है। आज ऑनलाइन सब चीज एक्सेस है। कॉमन सर्विस सेंटर साहब करीब 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर हमारे, यानी एक प्रकार से हर गांव में एक, और बड़े गांव में दो दो तीन तीन कॉमन सर्विस। और कॉमन सर्विस सेंटर में आजकल सामान्य आदमी भी, उसको रेलवे रिजर्वेशन कराना है, वो अपने गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर से करा लेता है। ये जो सिटीजन सेंट्रिक ये जो व्यवस्था हुई है, इसका बहुत फायदा। और मैं कभी कभी गवर्नेंस में मेरा एक अपना फिलोसॉफी है, उसको मैं कहता हूँ P2G2। मैं कहता हूँ प्रो पीपल गुड गवर्नेंस, P2G2। तो ये अगर जब हम करते हैं, मुझे याद है मैं न्यूयॉर्क में प्रोफेसर पॉल रॉमर से मिला था, वो नोबेल प्राइज विनर है, और काफी बातें हुई उनके साथ डिजिटल की वगैरह। तो वो मुझे सुझाव देते थे डॉक्यूमेंट रखने वाले सॉफ्टवेयर की जरूरत है। जब मैंने उनको कहा कि मेरे देश में डिजी लॉकर है, जब मैंने उनको मोबाइल फोन में सारी चीजें बताई तो इतने वो उत्साहित हो गए। यानी दुनिया जो सोचते हैं उससे भी कई कदम हम इस दुनिया डिजिटल की दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल। आपने G20 में भी देखा होगा, भारत के डिजिटल रिवॉल्यूशन से पूरी दुनिया G20 के अंदर एक चर्चा थी, अब जरा हमें इसका मॉडल दीजिए, तो काफी हम कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि डिजिटल में जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने बनाया है, वो दुनिया भर के देश आपसे अब कॉपी करके लेना चाह रहे हैं। और एक खुद का अनुभव बताऊं, आजकल 10 में से 9 लोग जो छोटे रोजगार वाले हैं, उनको आप कैश देना चाहो तो 10 में से 9 लोग मना करते हैं कि कैश नहीं लेंगे। ये बड़ा परिवर्तन है। देखिए, ये रेहड़ी पट्टी वाले लोग हैं ना, उनको बैंक वाले पैसे नहीं देते थे। ये मेरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा हुआ, रेहड़ी पटरी वालों को बैंक से लोन मिला, उनके पैसा हमको ही जमा हो जाते हैं। और हर रेहड़ी पटरी वाले के यहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसको मालूम है कि मैं इसका उपयोग कर, और उसको विश्वास है। अच्छा, वो पढ़े लिखे नहीं थे तो हमको अब वॉइस से मैसेजिंग आता है, जी। तो उसके अकाउंट को पता, अच्छा मेरा पैसा जमा हो गया, तो उसको यानी व्यवस्था पर विश्वास भी बढ़ा है उसका। एब्सोल्युटली जी। एक चीज और, आपके जो ग्रोथ के विकास के टारगेट हैं, उसमें एग्रीकल्चर से लोगों को शिफ्ट करना और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, PLI की सफलता बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत अच्छी रही, लेकिन यहाँ पर हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि लोग अब भारत में प्रोड्यूस करें। आईफोन एक एग्जाम्पल है और उसको एक्स्ट्रापोलेट करने की ज़रूरत है। इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, जिन लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर का अध्ययन किया है ना, बाबा साहब आम्बेडकर एक बहुत बढ़िया बात बताते थे, और हमारे देश के राजनेताओं ने उसकी अनदेखी की है। बाबा साहब कहते थे कि इस देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि देश का जो दलित आदिवासी वो जमीन का मालिक है ही नहीं, वो एग्रीकल्चर में कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं मानता हूं कि भारत में हमें और एग्रीकल्चर पर जितना बोझ हम कम करेंगे, आज उस पर बोझ बहुत है, उस पर बोझ कम करने की जरूरत है। जी। बोझ कम करने के लिए कानून काम नहीं करता है, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है। डाइवर्सिफिकेशन तब होता है कि जब आपकी डिसेंट्रलाइज वे में इंडस्ट्रियल नेटवर्क हो। तो अगर 2 बेटे हैं तो एक बेटा इंडस्ट्री के काम में चला जाएगा, एक बेटा खेती संभालेगा, तो खेती पर जो बोझ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर को वायबल बनाना, मजबूत बनाने के लिए भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जरूरी है। हम एग्रीकल्चर का वैल्यूएशन करने वाली इंडस्ट्री जितनी ज्यादा बढ़ाते हैं तो सीधा सीधा फायदा है, अदरवाइज हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ले जाए तो उसका फायदा है। मेरा गुजरात का अनुभव रहा है। गुजरात तो एक ऐसा राज्य है जिसके अपने पास खुद के कुछ मिनरल्स नहीं है, ज्यादा से ज्यादा नमक से सिवा कुछ है नहीं गुजरात के पास। ऐसे समय में गुजरात एक ट्रेडर स्टेट बना था। एक तो 10 साल में 7 साल अकाल, तो एग्रीकल्चर में भी हम पुअर थे। एक जगह से माल लेते थे, दूसरी जगह पे देते थे और कुछ कमा करके गुजारा करते थे। उसमें से रिवॉल्यूशन आया, एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आया। वो मेरा अनुभव यहाँ मुझे बहुत काम आ रहा है, और उसके कारण मैंने और हमारी इंडस्ट्री को हमने
क्लस्टर डेवलप करने चाहिए। मैं क्लस्टर को, जैसे मेरे एक छोटी सी स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, डिस्ट्रिक्ट की पहचान बन रही है और उसमें वैल्यूएशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, क्वालिटी आ रही है। अब आज देखिए भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी संभावना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत संभावना। हमने स्पेस को ओपन अप कर दिया। मैंने देखा स्पेस में इतने स्टार्टअप्स आए हैं कि सारे स्टार्टअप टेक्नोलॉजी को लीड कर रहे हैं। यानी हम मोबाइल फोन इंपोर्टर थे जी, आज हम मोबाइल फोन के दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो गए हैं। बिल्कुल। और हम दुनिया के अंदर आज हमारा आईफोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी। दुनिया में 7 में से 1 आईफोन हमारे यहाँ होता है। बिल्कुल। वैसा ही मैं बताऊं, गुजरात में जो मेरा डायमंड का अनुभव रहा, आज दुनिया में 10 में से 8 डायमंड वो होते हैं जिस पर किसी न किसी हिंदुस्तानी का हाथ लगा होता है। दुनिया के 10 में से 8। अब उसका नेक्स्ट स्टेज मैं देख रहा हूं और वो है ग्रीन डायमंड का, लैब ग्रोन डायमंड का। दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट हो रहा है। मैं जब गुजरात था तो थोड़ी शुरुआत की थी, अब काफी बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में लैब ग्रोन डायमंड में भी हम काफी प्रगति करेंगे। सेमीकंडक्टर हम कुछ ही दिनों में चिप्स लेकर के आएंगे और मैं मानता हूं ट्रांसपोर्टेशन के साथ जुड़ी हुई चिप्स का जो कारोबार है उसमें हो सकता है हम हब बन जाए। हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में लोग, करीब 1 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन आज मेरे देश में शुरू हुआ है। करीब 21,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है। हमारा देश नहीं ना, हम हर छोटी चीज बाहर से लाते थे। तो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी लगा है अब हम बना सकते हैं और दुनिया हमारे लिए खरीद रही है। तो मैं समझता हूं कि भारत पूरी तरह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में टेक ऑफ स्टेज पर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टेक ऑफ स्टेज पे है और आपने जो इनोवेशंस किए हैं उसके कारण अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए जिज्ञासा और दिलचस्पी बहुत है। लेकिन वो सोचते हैं कि कुछ बोल्ड डिसीजन आपकी तरफ से, नई सरकार की तरफ से बड़े ज़रूरी होंगे ताकि वो बड़ा इन्वेस्टमेंट आए और इस स्केल को जिसकी कल्पना आप ही करते हैं उसको बहुत बढ़ा सकें। तो क्या इकोनॉमिक गवर्नेंस, पहली बात है कि इंडस्ट्रीज बाहर से लोग जब आते हैं तो वो सिर्फ भारत सरकार देख करके आए उतने से बात बनती नहीं। स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जी, तीनों में एक सूत्रता चाहिए नीतियों में। अगर मान लीजिए एक भारत सरकार एक पॉलिसी लेकर के आती है, दुनिया की कोई इंडस्ट्री आती है, भारत सरकार के पास तो 1 इंच जमीन नहीं, वो क्या करेगा? वो तो किसी स्टेट को कहेगा कि बेचारा देखो ये आया है, उसको भी कहेगा भाई देखो तुम, उस स्टेट की पॉलिसी उसके साथ मैच होनी चाहिए। फिर जिस गांव में जा रहा है या जिस शहर में जा रहा है उस शहर के जो कानून है वो उसके अनुकूल होने चाहिए। तो मैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो मूवमेंट चलाया था उसके पीछे मेरा इरादा ये था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वराज संस्थाएं तीनों के निर्णय ऐसे हो इन चीजों के लिए अनुकूलता करे। अभी भी कुछ रुकावट है लेकिन अब एक कंपटीशन मैं देख रहा हूं और मैं हमेशा मानता हूं मेरा फेडरलिज्म क्या होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। राइट। राज्यों के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो। अब धीरे धीरे हर राज्यों में वो स्पर्धा आ रही है, वो अपने नियमों में ठीक ठाक कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को मोबिलाइज कर रहे हैं। अगर मुझे राज्यों का सहयोग मिल गया तब तो मैं मानता हूं दुनिया में से कोई व्यक्ति भारत के सिवा कहीं नहीं जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इससे जुड़ा हुआ दूसरा है जिसके बारे में आपकी छवि ऑलरेडी यही है कि फिस्कल डिसिप्लिन के मामले में आप बहुत सख्त हैं। लेकिन आजकल गारंटियों का मुकाबला चल रहा है और आप चूंकि डबल डाउन करते हैं कि ईज ऑफ लिविंग के लिए लोगों की जिंदगियों को खुशहाल बनाना है, तो कुछ इन्वेस्टर्स को ये आशंका होती है कि फिस्कल डिसिप्लिन का क्या होगा। मेरे केस में किसी को आशंका नहीं है। जिन लोगों ने मेरे गुजरात के कार्यकाल को देखा है, मैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन का बहुत आग्रही रहा हूं। अदरवाइज ही कोई देश चल नहीं सकता है। फिस्कल डिफिसिट उसका एक क्राइटेरिया होता है। अभी आपने देखा होगा चुनाव के पहले मेरा बजट आया, सबके पुराने आप मीडिया के आर्टिकल देखें, ये तो चुनाव के साल का बजट है, बस मोदी रेवड़ियां बांटेगा, चुनाव जीतेगा। और जब बजट आ गया तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये तो चुनावी बजट है ही नहीं। आपके पास फिस्कल स्पेस अवेलेबल था खर्च करने को और आपने नहीं किया। मैंने डेवलपमेंट के लिए खर्च करना था क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे गरीबी से देश को मुक्त करना है।
तो मुझे गरीब को एम्पावर करना होगा, गरीब को अवसर देना होगा। गरीब गरीबी में रहना नहीं चाहता है, जो बाहर निकलना चाहता है उसको हाथ पकड़ने वाला कोई चाहिए। और इसलिए हमने, अब देखिए यूपीए सरकार जब थी, फिस्कल डेफिसिट ना उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उसका साइड इफेक्ट इतना हुआ जी। और जहाँ फिस्कल डेफिसिट का वो आप यानी एक प्रकार से उसको मैं मानता हूँ रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। महंगाई बढ़ती है, दुनिया में क्या हाल हुआ है भाई। लोगों को लगा कि भाई कोरोना में नोटें छापो बांटो, दुनिया में अभी भी महंगाई में से बाहर नहीं आ रहे थे। तो फिस्कल डेफिसिट को हमने कंट्रोल करना, हमने हमारा रेवेन्यू। अच्छा, दूसरा मैंने देखा है कि जैसे 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 टैक्सेशन आप कम करोगे आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा जी। लोग ज्यादा, आप देखिए करीब करीब डबल लोग हमारे इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या हो रही है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी संख्या बढ़ रही है, तो उनको भरोसा भी सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तो लोग और देश के लिए दूसरा उसको विश्वास है कि मेरा पैसा, टैक्स पेयर का पैसा बहुत ही होगा। दूसरा है वेलफेयर का विषय। मैं वेलफेयर को एक प्रकार से भारत के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा महत्व का हिस्सा मानता हूं। अगर हम वेलफेयर स्कीम को टारगेटेड करें और क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जोड़ के करें तो वो एसेट बन जाती है। और आपने देखा होगा कि मेरे हर काम में वेलफेयर स्कीम उनके लिए एक क्वालिटी ऑफ लाइफ की गारंटी बनती है। और फिर उसको अच्छा, वो बार अच्छी जिंदगी जीने की आदत लग जाए तो अच्छी जिंदगी जीने के लिए वो खुद भी प्रयास करता है। तो मेरी वेलफेयर स्कीम का सारा मतलब ये है। अब जैसे मैं अनाज तो मुफ्त दे देता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं पोषक आहार पर बल देता हूँ। तो पोषक आहार में उसको भी कुछ ना कुछ कॉन्शियस देता है, जोड़ता है, क्योंकि मैं हेल्दी बच्चे चाहिए, मेरे देश को हेल्दी चाइल्डहुड चाहिए, वही मेरे देश के को हेल्दी भविष्य देगा। तो ऐसे हर चीज पर मैं बल दे करके काम करता हूँ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये प्रोटीन वाला या पोषाहार वाला। अब देखिए कैपेक्स में भी पहले करीब 2 लाख करोड़ था, हम करीब 11-12 लाख करोड़ कैपेक्स पहुंच गए। कितने लोगों को रोजगार के अवसर मिल गए, कितने लोग नए आ गए फील्ड में काम करने वाले जी। एक सवाल मैं बाजार के सटोरियों की तरफ से बिल्कुल नहीं पूछना चाहता हूं सर आपसे, लेकिन वो ये है कि आजकल नए युवा भी इन्वेस्टमेंट में बहुत आ रहे हैं, और मेरी अपनी राय ये है कि इस बार बाजार ने इलेक्शन का आउटकम पहले ही समझ करके बहुत तेजी से ऊपर का रुख कर लिया था। अभी थोड़ी बाजार में नर्वसनेस है कि मैंडेट कैसा आएगा, तो उस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, मैं वो कहूँगा तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूँगा, ऐसा कोई अर्थ मानेगा। ऐसा है कि हमारी सरकार ने मैक्सिमम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं और प्रो एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसीज हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल देती है, और स्वाभाविक है, हर कोई आएगा। हम 25,000 से यात्रा शुरू की थी, 75,000 पहुंचे हैं। ये अपने आप में दुनिया में हमारी इज्जत का प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। दूसरा, जितने ज्यादा सामान्य नागरिक इस फील्ड में आते हैं इतनी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिलता है जी, बहुत बड़ा मिलता है। और मैं तो चाहता हूँ हर नागरिक के मन में थोड़ी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। एब्सोल्युटली, ये बहुत जरूरी होता है। सोच सोच करके ये क्या करूंगा, ऐसी जिंदगी जीने से बात बनती नहीं है। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे जी बिल्कुल। अब आप देखिए पीएसयू की कंपनियों का शेयर कहाँ पहुंचा है। बिल्कुल ना, पीएसयू के शेयर तो गिरना उसका उसका मतलब ही होता था गिरना। हाँ, ये मेरा ख्याल हुआ है कि पीएसयू तो बंद करने की तरफ आप जाएंगे, लेकिन अब तो पीएसयू नहीं, स्टॉक मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ रहा है जी, बिल्कुल अनेक गुना बढ़ रहा है जी। बिल्कुल, नेटवर्क में बर्थ उनकी जो है वो भी बढ़ी है जी। तो मैं अब एचएल देख लीजिए, जिसको ये लोग जाकर के जुलूस निकाले थे, मजदूरों को एक करके भड़काने की कोशिश की, आज एचएल इस गति से चौथी तिमाही में उसने